बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, है प्रचंड बोल। देश है अखंड, देखते रहिए मार्तंड। नमस्कार, मार्तंड टीवी में आपका स्वागत है। कश्मीरी पंडित समाज एक विस्थापन जीवन जी रहा है, इससे आप अवगत हैं और सारा संसार इससे परिचित भी। लेकिन क्या कश्मीरी पंडित समाज कभी अपने लिए न्याय ले पाएगा? क्या अभी भी उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्या अभी भी वो अपने कश्मीर से बाहर रहेगा? क्या वो अपने कश्मीर वापस नहीं जा पाएगा? क्या कश्मीरी पंडित समाज अपनी भाषा एवं संस्कृति भूल जाएगा? क्या कश्मीरी पंडित समाज 33 सालों से जो नरसंहार अर्थात जेनोसाइड का दर्द झेल रहा है, क्या वो अभी भी हमें पीड़ा देता रहेगा? क्या कश्मीरी पंडित समाज अपने न्याय के लिए कोई आवाज उठाएगा? क्या कश्मीरी पंडित समाज को यह संसार न्याय दिला पाएगा? क्या इस पंडित समाज की आवाज कहीं सुनी जाती है? जी हाँ मित्रों, ऐसा ही कुछ कश्मीरी पंडित समाज के साथ घट रहा है। नरसंहार की त्रासदी के कारण 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन देश भर के पत्रिकाओं और विदेश की पत्रिकाओं की सुर्खियां बनी। और अब कभी राजनेता तो कभी अभिनेता इस मुद्दे को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। लेकिन अंततः सच क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि 1990 में किन किन घटनाओं से कश्मीरी पंडितों का पलायन करने पर विवश किया गया कश्मीरी पंडित समाज को। उत्तर आपका प्रश्न हमारा कार्यक्रम में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा JKPD के संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी। बताते चले कि डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी एक चर्चित नाम, एक प्रख्यात नाम कश्मीरी पंडित समुदाय के हैं और ये वही नाम है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स में अपनी बहुत बड़ी भूमिका पर्दे के पीछे से निभाई है और नरसंहार या अर्थात जेनोसाइड की त्रासदी को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया है। तो मिलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी से। डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी, आपका स्वागत है मार्तंड टीवी पे। आपने अपना बहुमूल्य समय मार्तंड टीवी को दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार दीपक जी, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। सबसे पहले आपके सभी ऑडियंस को, मार्तंड टीवी के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार ह्यूस्टन से। मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे यूथ काफी अच्छा एंकरिंग करते हैं। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद योर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। धन्यवाद कोल जी। डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी अभी सीधे अमेरिका से हमारे साथ लाइव हैं। मेरा पहला प्रश्न ये होगा डॉक्टर कोल जी, गर फिरदौस बरियो जमी अस्त, हमी अस्तो हमी हस्तो, अर्थात अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। डॉक्टर कोल जी, आज के इस वातावरण में इसे आप कितना सही मानते हैं, जबकि कश्मीरी पंडित विस्थापित जीवन जी रहा है और अपनी मौज कश्मीर के लिए संघर्ष कर रहा है, अर्थात अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहा है? दीपक जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, जो कि पूरा विश्व कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ की वजह से जानता है। पर हमारा जो पैराडाइज है वो शायद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या ऊंचे ऊंचे दरख्त या अच्छे अच्छे सीनरी की वजह से नहीं। जो पैराडाइज कश्मीर में है वो वहां की सभ्यता है, जो वहां की सभ्यता हजारों सालों की सभ्यता से कश्मीर को क्रैडल ऑफ इंडिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, उसकी वजह से है। और जो हमारा प्यार और जो हमारा स्नेह हमारी मातृभूमि के साथ है, वो इस ब्यूटी की वजह से नहीं है, वो इस सभ्यता की वजह से है। तो अगर वहां पे वो पैराडाइज है तो वो हमारी सभ्यता की वजह से है, और वही सभ्यता हजारों वर्षों की जो हमारी सभ्यता है उसको नष्ट करने की कोशिश की गई, बल्कि कर ही दिया वहां पे। क्योंकि जब हमारा समाज पूरा निर्वासन और नरसंहार का शिकार हुआ और पूरा का पूरा समाज अपने रूट से अलग हो गया, तो ये हमारी सभ्यता पे अटैक। जी डॉक्टर कोल, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये त्रासदी तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई थी और आपके साथ बात करने का आज उद्देश्य ये था कि हम जेनोसाइड पे बात करें। काफी कुछ आपने जेनोसाइड के हवाले से काम किया है, वो केवल भारत के स्तर पे नहीं बल्कि विश्व स्तर पे भी काम किया है। लेकिन उस प्रश्न पे आने से पहले जानना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडित समाज और उसका रहन सहन जो आजकल है, कितना अंतर देख पा रहे हैं आप भूतकाल में और आज के वर्तमान में? देखिए दीपक जी, ये स्वाभाविक है कि अगर आप अपने रूट से अलग रहते हैं और 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, लगातार निरंतर पिछले 33 वर्षों से
उससे जो हमारा रहन सहन है और हमारा जो हेरिटेज है, कल्चर है, उस पर असर पड़ता है। पर एक चीज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा समाज है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि अपने रूट से अलग होते हुए अपने जितने भी रिचुअल्स हैं, अपने जितना भी हमारा रहन सहन है, हमारा यूनिक ढंग है, चाहे कुजीन का है, चाहे हमारी पूजा पद्धति का है, चाहे हमारे रिचुअल्स हैं, उसको अपने रूट्स के बाहर मेंटेन करके रखा। ये एक करिश्मा ही है कि एक छोटा सा समाज जो कि हजारों टुकड़ों में बट गया अपने नरसंहार और निर्वासन के पश्चात, वहां पे अब हम छोटे छोटे कश्मीर, चाहे आप फरीदाबाद जाएं, चाहे आप गुड़गांव जाएं, चाहे आप जयपुर जाएं, चाहे आप दिल्ली में कहीं और जाएं या भोपाल जाएं, मुंबई जाएं, इन चीजों को संभाल के रखा है। उसका बहुत ही बड़ा योगदान हमारे समाज के इंडिविजुअल्स ने दिया है, हमारे ग्रुप्स ने दिया है, हमारे ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ने दिया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया है। ये एक बहुत ही खुशी का बात है एंड वी शुड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस। आपके विचारों का से हम गदगद तो हुए ही हैं, युवाओं भी गदगद होगा, और निसंदेह जो आपने कश्मीर, ग्लोबल कश्मीरी पर डायस्पोरा की जो सोच रखी है हम सबके सामने, वो अपने आप में बहुत बड़ी सोच है। उसको आप बल भी दे पा रहे हैं, सारा समाज उसको बल दे रहा है, और साथ साथ विश्व स्तर पे जो आप काम कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। मैं जानना चाहूंगा कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की स्थापना का मूल उद्देश्य जो है, क्या वो कहीं हद तक आपको दिख रहा है कि आने वाले भविष्य में आप उसके जो डायस्पोरा के जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएंगे? दीपक जी, इसके बारे में थोड़ा कंटेक्स्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा था तो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। लगभग 2008 वर्ष की बात है जब हमने एक प्रयास तो लगभग 2008 में ये हुआ, और हमने जो मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटर्स हैं, प्रमुखता से उनके मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से चर्चा की, और उन्होंने वो एक बिल इंट्रोड्यूस किया। वो एक तालमेल था, तो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी था, तो उसकी वजह से वो फिर बाई पार्टीजन लेवल पे उसमें कांग्रेस ने भी पास किया। मीन्स बीजेपी तो गवर्नमेंट में थी, सरकार में थी, और वहां पे कांग्रेस ने भी उसको पारित कर दिया। तो उससे एक थोड़ा बल मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि एक अच्छे बड़े लेवल पे कोई काम हुआ। इसका कुछ इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े, दैट इज सेकेंडरी, मगर एक काम हुआ। तो इसके बाद यही जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के ग्रुप्स हैं, ये थोड़ा ऑर्गेनाइज होते हुए एक अवेयरनेस कैंपेन पे हमारा ज्यादा इम्पैक्ट डालने की कोशिश रही, जहां पे हम लोग डिजिटल मीडिया को लेके हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, ग्लोबल टेलीकॉन्फ्रेंस कॉल्स करते थे। उसमें हम इनवाइट करते थे नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस को, इंटरनेशनल लेवल के थिंक टैंक को, और ये अवेयरनेस क्रिएट करने की एक प्रक्रिया थी, जिसमें हमने मूलतः दिलीप पड़गांवकर साहब थे, 2009-2010 में इंटरलॉक्यूटर थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको नॉमिनेट किया था। उनके टीम से हमने इंटरेक्ट किया, और एक माध्यम था कि जो हमारा समाज यूके में है, यूएस में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, इंडिया में है, एक आवाज एक समाज की तरफ से उनको वो बताया जाए। तो वो चलते चलते हमारा जो अवेयरनेस का कार्यक्रम था, उसमें मनोहर जोशी साहब से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, राम माधव जी से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, और ये जो ग्लोबल टेलीकॉन्फ्रेंस कॉल्स होते थे ये ओपन डोमेन में होते थे, और पूरे हजारों की संख्या में हमारे समाज जहां कहीं पर भी रहते थे उसको सुन पाते थे, या अपना कुछ सजेशंस भी दे पाते थे। तो ये चलते चलते एक्सपैंड हुआ।
तो इसमें काफी सारे हमने इंटरेक्शंस किए, यूएस के पॉलिटिशियंस से भी किया। तो इसका जो था, बट हम पब्लिक डोमेन में नहीं थे, मगर एक चाहत थी, क्योंकि जैसे दीपक जी आपको मालूम होगा कि हमारे नरसंहार और निर्वासन के बाद हम बट गए, काफी सारे टुकड़ों में बट गए। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि हजारों टुकड़ों में हमको तोड़ दिया गया। तो यही टुकड़े जो हमारे हैं, ये तो यूएस भी आ गए, यूके भी चले गए, ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, कनाडा भी चले गए, साउथ अफ्रीका भी चले गए और इंडिया के अन्य प्रांतों में चले गए। तो उस समय जब हम देखते थे कि ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत अच्छा काम करते थे, मगर उनकी जो बाउंड्री होती थी वो सीमित रहती थी एक एरिया में, और जो तालमेल एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो कम्युनिकेशन नहीं था। तो हमने सोचा कि एक प्रयास करना चाहिए ताकि ये सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश किया करें। और आजकल का टाइम में सिविल सोसाइटी का समाज है, क्योंकि हर एक ग्रुप में कोई एजेंडा है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो हमको एक इंडिपेंडेंट ऐसा ग्रुप रखना था जिससे कि सभी जुड़ पाए, उसमें जो हमारे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी जुड़ पाए, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी जुड़ पाए, और इसका जो एक उद्देश्य था वो था एक समाज और एक इम्पैक्टफुल डिमांड्स, वन कम्युनिटी एंड वेरी इम्पैक्टफुल स्ट्रगल बेसिकली। तो वो उद्देश्य था। वो चलते फिर 2017 में हमने एक बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया था, जिसमें कि सारे हमारे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, सारे की बात कर रहा हूँ, उसमें पनून कश्मीर, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फरीदाबाद में, नोएडा में, जम्मू कश्मीर विचार मंच वगैरह, जम्मू कश्मीर विचार मंच। तो काम तो अच्छा कर रहे थे, मगर एक कोऑर्डिनेट करने की जरूरत थी। तो वो हमने सारे जो लीडर्स थे, जो हमारे समाज के थिंक टैंक थे, उन सबों के साथ बहुत लंबा विचार विमर्श करते हुए सबों ने ये बोला कि नहीं, एक जरूरत है कि हमारे समाज को इकट्ठे काम करने की। तो वहां पे ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा एक पब्लिक डोमेन में आया, और जो सबसे पहला हमारा काम था कि एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट को बनाया जाए जिसपे सबों की सहमति है। सबों की सहमति तो नहीं हो पाती है, 100% तो नहीं हो पाएगा, मगर आज ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति हो, तो उस पे ज्यादा एफर्ट चला। और उसके बाद 2018 में जब हमने वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाया, तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने वो सारे विश्व भर में हमारे जितने भी इंडियन एम्बेसीज हैं और इंडियन काउंसलेट्स हैं वर्ल्ड वाइड, एक डॉक्यूमेंट को हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भेजा थ्रू वेरियस एम्बेसीज इन द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस के एम्बेसी थी, इंडियन एम्बेसी और काउंसलेट्स थे, चाहे यूके के हाई कमिश्नर था और उनके काउंसलेट्स थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पूरी जगह से वो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंचा। और उसके पश्चात हमारी मीटिंग भी हुई थी होम मिनिस्टर से, एंड उस समय जो होम मिनिस्टर्स थे उनसे मीटिंग हुई। तो ये एक पहल थी, और इसको आगे बढ़ाते फिर हमारा काफी कुछ कार्यक्रम भी बने, जिसके बारे में उल्लेख करेंगे, जैसा कि आप आगे इस कार्यक्रम। जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी। देखिए, इसका अर्थ तो ये है कि जो आपका उद्देश्य है ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, तो आने वाले भविष्य में हम आशा कर सकते हैं कि जो आपके उद्देश्य है, जो आपके मिशंस हैं, उसमें हम कामयाब रहेंगे, उसमें हमें कहीं ना कहीं हद तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जानना चाहूंगा कि 2017 तक कश्मीरी पंडित समाज जो विस्थापित का जीवन अभी तक भी जी रहा है, काफी सारी कठिनाइयां हमें देखने को मिली, उसके बाद भी और आज भी वो बदस्तूर जारी है। एक एक्सोडस का शब्द जुड़ा था कश्मीरी पंडित समाज के साथ, जिसको बदलने का काम ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने किया। एक जेनोसाइड का नाम दिया, और वो कहीं हद तक प्रचलन में आया, और आज अगर हम
साल भर में एक वार्षिक जो एक जेनोसाइड का दिन मनाते हैं, तो वो भी जेनोसाइड के नाम से ही बनता है। और मेरे ख्याल से उसमें ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा और जम्मू कश्मीर विचार मंच की अहम भूमिका रही है। और हर साल आप भारत आते हैं और भारत में आप हमेशा दिल्ली में या फिर भारत के जो अन्य राज्य हैं वहां पर आप अपना प्रोटेस्ट दिखाते हैं भारत सरकार को। जानना चाहूंगा कि कितना कठिन था आपके लिए कि एक्सोडस को समाप्त करके, जेनोसाइड शब्द का प्रयोग करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेना और कश्मीरी पंडितों की जो व्यथा है वो पूरे संसार को दिखाना। जी दीपक जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे आप भी समाज के साथ जुड़े हैं, आप भी कई सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, तो आपका नॉलेज कम्युनिटी अफेयर्स में अच्छा है। तो देखिए, पहले 27 साल तो हम तो बैक फुट पे थे। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसा भी काम करते थे, अच्छा काम करते थे, जो भी कुछ करते थे, हमारा जो नॉमेनक्लेचर था उसमें हम लोग यूज करते थे एक्सोडस, फिर एथनिक क्लिंजिंग आ गया। मगर आप जो भी 27 साल का जो हमारा स्ट्रगल इन एक्साइल है, कोई भी जो पिटिशन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया हो, हजारों की संख्या में पिटिशंस दिए गए हों, उसमें हम यही एक्सोडस और एथनिक क्लिंजिंग का ही नॉमेनक्लेचर यूज करते थे। तो 2017 में जब ये हमारा सेशंस चल रहे थे, तो बहुत सारे सेशंस हमारे पैरेलल में चल रहे थे। एक तो कम्युनिटी लेवल पे चल रहा था और एक जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ चल रहा था। और उनसे बात करते करते हमने एक जो लॉयर्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स पे स्पेशलाइज करते हैं, इंटरनेशनल लॉज पे स्पेशलाइज करते हैं, उनसे हमारी बात हुई। और वहां पे ये जाके निकला कि जो आपका जो सारा सिचुएशन है, ये एक्सोडस और एथनिक क्लिंजिंग ही नहीं है, ये तो एक्चुअली फुल फ्लेश जेनोसाइड है। तो उस पे एक काफी रिसर्च चला और वहां पे हमने देखा कि जो यूनाइटेड नेशंस अपना जेनोसाइड कन्वेंशन है, उन्होंने 5 डेफिनेशन दिए हुए हैं, 5 क्राइटेरिया दिए हैं टू क्वालिफाई फॉर द जेनोसाइड। और दीपक जी, आप हैरान होंगे, उन 5 में से आपको केवल एक क्वालिफाई करना है। उन 5 क्राइटेरिया में से आपको केवल एक क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है टू गेट दैट इट इज अ जेनोसाइड। और जो हमारी स्टोरी है, जो हमारी गाथा है, हमारी त्रासदी है, वो 5 में से 4.5 पॉइंट्स मीट करते थे। तो देयर वाज नो क्वेश्चंस अबाउट कि ये जेनोसाइड नहीं है। और हमारे काफी इंटेलेक्ट्स को और मीडिया पर्सन को शायद ये कहीं पे कंफ्यूजन है कि जेनोसाइड होने के लिए एक नंबर गेम है, कि उसमें लाखों की तादाद में मारदार होना चाहिए, लाखों की तादाद में मर्डर्स किए हो जाने चाहिए। मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से ये जानकारी देना चाहूंगा दीपक जी कि उसमें कोई नंबर गेम का खेल है ही नहीं। जो ये कहते हैं कि भाई ये तो खाली 400 मरे, जो कि गवर्नमेंट फिगर, कभी 200, ये तो चेंज होता रहता है। एक दूसरा जो हमने रिसर्च किया था कि कितने लोगों को मारा गया, किस किस दिन मारा गया। और आपको ये सुन के बहुत हैरानगी होगी, लगभग 1676 members of Sikh community and Kashmiri Hindu community were brutally murdered. हम जो ये नंबर गेम चलाते हैं 200, 300, 400, 1000, बट लीविंग असाइड ये जो नंबर है, हमारा परसेंटेज को अगर हम देखें, दिस इज अ ह्यूज नंबर। एंड ये हमारे मन में खुरेता था कि इतना कुछ हो गया हमारे साथ और इसके बारे में कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। सो जो हमारा अवेयरनेस कैंपेन था, इसको हमको बहुत हायर लेवल पे लेके जाना। और जैसे कि आपको मालूम है, जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने 2017 में पीस अपॉन हिज सोल डॉक्टर के.एल. चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जम्मू क्लब में। वहां पे इसका ऐलान किया था कि ये जो हमारे साथ हुआ है, ये एक्सोडस, ये जेनोसाइड है। वहां पे ओपन डिक्लेरेशन हुआ था और उसके बाद भी हमको काफी स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ,
कुछ लीडर्स के साथ कि नहीं 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 आप यूं क्यों कर रहे हैं, हम मारे जाएंगे, इस तरह से हमको वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। तो बट वी इग्नोर दोज थिंग्स क्योंकि वी वर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ जेनोसाइड। और जब हम मीडिया में लिखते थे जेनोसाइड, वो मीडिया काट देता था लफ्ज जेनोसाइड और उसके बदले एक्सोडस या एथनिक क्लींजिंग लिखता था। एथनिक क्लींजिंग भी नहीं लिखता था, एक्सोडस लिखते थे। सो वी हैड टू फाइट दिस बैटल विद द मीडिया। और फिर जाते 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 इट बिकेम ए वेल रिकॉग्नाइज्ड वर्ड। अब कोई हर एक मीडिया भी जेनोसाइड ओपनली लिखता है हमारे समाज की त्रासदी से। जी डॉक्टर कोल, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर एक की भी हत्या कश्मीरी पंडित की होती है तो मैं समझता हूँ वो जेनोसाइड ही है, क्योंकि कश्मीर की जो जनसंख्या है उसके मुकाबले कश्मीरी पंडित कुछ लाखों में है, और यहाँ पर तो हजारों की तादाद में जेनोसाइड हुआ है, अर्थात वो गिनती जो है वो हजारों में है, और उसे जेनोसाइड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस जेनोसाइड शब्द पे एक रोशनी डाली, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इसकी लीगल ऑक्यूपेंसी है उसको आपने यहाँ पर दर्शाया। और मैं समझता हूँ कि मार्तन टीवी के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान होगा कि जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ। ये एक ऐसा अन्याय हुआ है जो कभी बढ़ नहीं सकता। अब केवल इतना है कि और आगे हम किसी और त्रासदी का शिकार न हो जाएं। डॉक्टर कोल, कश्मीर में पुनर्वास और बहाली के लिए समुदाय की तत्काल जरूरतों सहित न्याय के विषय पर भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ बातचीत करने का जो आपका संकल्प है उसे बल मिला है क्या अब तक, और क्या संभावना ऐसी है कि कश्मीरी पंडित समुदाय वापस अपनी धरती पे अपना जीवन व्यापन कर सके? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं एंड आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। देखिए, जब हमने प्रयास किया 2017 में, 2018 में, और इट कल्मिनेटेड इनटू अ मीटिंग विद होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई। जैसे आपको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर ह्यूस्टन ही आए थे, हाउडी मोदी इवेंट में दिए थे, उस समय वो हमारे डेलीगेशन से मिले भी थे। वो एक बड़ा पावरफुल मीटिंग था क्योंकि एक पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दर्द को एक्नॉलेज किया। और पर ये बात रही 2019-2020 की। तो जब हमने उनसे मुलाकात की, उसके पश्चात होम मिनिस्टर साहब से बात हुई, पर हमने देखा कि उसके बाद कोई एंगेजमेंट प्रोसेस नहीं थी। क्योंकि चाहे बीजेपी हो, देखिए हम तो हमारा अपना इंडिपेंडेंट एज कम्युनिटी फर्स्ट, तो हमारा एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। बट हाँ, जो भी हमारा इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, क्योंकि हम तो वोट बैंक नहीं है, मगर हम लोग एक कोलैबोरेशन करके जो कुछ भी हमारे समाज के लिए अच्छा होगा एज पर देयर डिमांड, उसकी बात रखेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली 2020 के बाद कोई एंगेजमेंट प्रोसेस नहीं हुआ। कुछ मालूम नहीं था कि गवर्नमेंट कर क्या रहा है, कुछ कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है हमारे बारे में कर रहा है, हमारे साथ कोई तालमेल नहीं है। दिस वाज नॉट राइट। तो हमारा जो काम था वो मल्टी डायरेक्शनल चलता था। तो एक तो एम्फेसिस, ग्लोबल एम्फेसिस पे था, और जैसे कि आपको मालूम है कि कश्मीर फाइल्स आया और उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे आया। हमारी जो स्टोरीज थी वो ग्लोबल लेवल पे आ गई। देखिए, उसका इंटेंट हेट नहीं है। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारा समाज काफी पीसफुल समाज है। हमने ना तो कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी रखी है, ना तो किसी के साथ हमने, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। वी आर द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसी समाज जब ये जेनोसाइड और इसका शिकार हुआ, वी बिकेम द एम्बेसडर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि हमने कभी किसी को, डिस्पाइट बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड एंड एथनिक क्लींजिंग, हमने रेसिप्रोकेट नहीं किया वो वायलेंस, बल्कि हमने जो अपना गुस्सा है उसको हर एक लेवल पे टू हेल्प ह्यूमैनिटी, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, जो भी हमारा समाज है, दे आर इमेंसली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स a fellow human being irrespective of caste, creed, color, religion. This has been our founding principle and foundation.
और यही समाज को अगर जेनोसाइड बनना पड़ता है, आई थिंक इट हैज द क्रेडेंशियल्स ऑफ बिकमिंग द एम्बेसडर ऑफ टैकलिंग ग्लोबल टेररिज्म एट अ ग्लोबल लेवल, एंड दैट इज द इंटेंट। वन इंटेंट वो तो हमारा चल रहा है। दूसरा था कि पेनिट्रेशन इनटू द पॉलिटिकल कॉन्शियंस ऑफ द कंट्री, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन तक पहुंचना। तो उसमें जैसे कि आपको मालूम है, कश्मीर फाइल्स के दौरान हमारा यूएस लॉ मेकर से काफी इंटरेक्शन होता था, और एक स्टेट है जो कि यूएस में है जिसका नाम है रोड आइलैंड। सो रोड आइलैंड स्टेट ने जो असेंबली है उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग को, परहैप्स वन स्टेट इन यूएस। मगर आप अगर कंपेयर करें कि इंडिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, किसी स्टेट ने नहीं किया है। सो वो एक प्लान है कि अवेयरनेस विद इन द पॉलिटिकल कॉन्शियस ऑफ इंडिया एंड ग्लोब ऑफ कोर्स। दूसरी चीज है विद इन द कम्युनिटी एक कोहेसिवनेस पैदा करना, एक सेंस ऑफ यूनिटी और सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करना। और तीसरा है कि हमारे समाज के साथ ही नहीं, क्योंकि हम तो पिछले 33 साल से अपने समाज ही कर रहे हैं। वी हैव टू स्प्रेड आवर होराइजन्स। उसका मतलब ये है जितने भी इंडियन एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उनके साथ तालमेल करना, टू एक्सपैंड, बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर, तो वो काम करना, वो दैट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें काफी देखिए, जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसका ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जाता है। जैसा आपने कश्मीर फाइल्स में देखा होगा कि वी वर्क विद तेलंगाना एसोसिएशन, गुजराती समाज, सिक्स फॉर अमेरिका, सो वी आर एक्सपैंडिंग आवर टेरिटरी, हु आर आवर फैंस। तो हमारा मैन पावर कम रहता है, बट आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ बिग प्लान्स कमिंग अप। और जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ, दैट वाज अ बिग कॉन्क्लेव। हमारे एफर्ट्स थे एक अच्छा डिस्प्ले करना, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हमने ले डाउन किए थे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो इट कल्मिनेटेड इनटू दैट। तो जब कोलैबोरेशंस होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विचार मंच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम्फेसिस रहा है ऑन मेंटेनेंस ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। इस तरह से बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका उद्देश्य वही है। तो डॉक्टर कोल, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या कोई संभावनाएं हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय वापस अपनी धरती पे अपना जीवन यापन कर सके? प्रयास तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? देखिए दीपक जी, मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूं। मैं शायद ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करता हूं। जो ये सवाल है, ये सारा निर्भर करता है, बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, मगर हम तो एक एफर्ट कर पाएंगे। हम वो हमारा एफर्ट जारी है। वो क्या क्या चीजें इसको करना है हमारे रिहैबिलिटेशन के लिए, हम उस पे अग्रसर है, मतलब उस पे काम कर रहे हैं। अब इसमें कल्मिनेशन होगा। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, अगर हम इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, हमें उम्मीद है कि हमारी सक्सेस 100% मिलेगी। और इसमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये अभी थोड़ा बहुत कुछ ही वर्षों में, 3-4 सालों में अंदर अंदर काफी हद तक इस पे क्लैरिटी आएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मगर देखिए, हम एक वोट बैंक नहीं है। हम अगर वोट बैंक होते तो हाँ बिल्कुल हो जाता। तो मगर जो हमारा ये मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, तो प्रेशराइज करना पड़ता है गवर्नमेंट को। मगर मुझे लगता है कि जैसे कम्युनिटी भी काफी अभी एजुकेट हो रही है, कम्युनिटी वांट्स टू डिलीवर, कम्युनिटी वांट्स टू डू समथिंग, उससे एक फर्क आया है। विद दैट थिंग वी ऑल हैव अ बिग होप, और होप हमें रखना चाहिए। मगर हाँ, प्रयास करना चाहिए। हम कुछ भी नहीं करेंगे, होप रखेंगे, दैट इज नथिंग। मगर हम बिल्कुल सही कहा डॉक्टर कोल। आपने बात छेड़ी कि 2020 के बाद कोई भारत सरकार के साथ कोई वार्ता आपकी नहीं हुई है। उसके बाद आपने वोट बैंक का उल्लेख किया, तो ये वोट बैंक बिल्कुल सही है। हमारे पास एक वीडियो है, शायद वहां पर भी वोट बैंक की बात मैंने उत्पल कोल जी से ये कहा था कि क्या कश्मीरी पंडित समाज की अपनी कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या हमारी कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं।
किसी ने इसका नाम रखा है वन प्लेस सेटलमेंट, किसी ने उसका नाम रखा है कश्यप भूमि, किसी ने और कुछ नाम रखा है, लेकिन आइडिया जो सबका है वो सेंट्रल आइडिया है कि कश्मीर में हमको एक जगह बसाया जाए, तभी हम सिक्योर फील करेंगे। देखिए, भारत इतना बड़ा देश था, इतनी बड़ी जनसंख्या थी, उसे भी शायद इतने साल नहीं लगे अपनी आज़ादी को प्राप्त करने में। अंग्रेजों से गुलामी हम जीतते रहे। 32 साल कश्मीरी पंडित समुदाय को हो गया, एक विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। हमारा आज कोई कश्मीरी पंडित अगर कोई जम्मू कश्मीर के कश्मीर जिले में कहीं नौकरी कर रहा है, लेकिन डर के मारे वो जी रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? और वहाँ जीवन हमारा सफल हो, हमारा जीवन वहाँ सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार से आपकी क्या बात हो रही है? और भारत सरकार अगर कुछ आपको दिलासा दे रहा है तो वो दिलासा कब तक पूरा होगा? क्या दिलासे से ही हम चलते रहेंगे आगे जाकर? भारत सरकार को सुदृढ़ होना चाहिए and that they mean business। ये सारी बातें जो है इनका निर्णायक तरीका ये निकलेगा, भारत सरकार को सुदृढ़ होना चाहिए और आगे आना चाहिए। हम वर्ल्ड कॉन्शियसनेस को, हम पूरे भारतवर्ष में हम एक अभियान चलाएंगे कि हमारी बात सुन लीजिए। 32 साल हो गए, हम कितने देर तक हम 32 साल तो हो गए, 32 साल में तो यहाँ नई दुनिया का जन्म होता है। कश्मीरी पंडित इतना लाचार है, क्या वो 32 साल और इंतजार करना पड़ेगा हमें? मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णायक हल निकले। तो सर, मांग तो कश्मीरी पंडितों की ये भी है कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी होके हम कश्मीर में जाकर, जम्मू में जाकर और कश्मीर के प्रांतों में जाकर, जम्मू के प्रांतों में जाकर हम इलेक्शन लड़ सकें और अपनी एक सरकार बनाए और उसके बाद जो करना चाहे अपने मन से हम कर सकते थे। भारत सरकार को भी हम अपनी जो मांगे हैं वो मनवा सकते थे। क्या उसमें आपकी कोई एक भविष्य की कोई नीति है? क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो संख्या है बहुत कम नहीं, बात संख्या की नहीं है, बात संख्या की नहीं, बात है हमारी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, चाहे भले ही हमें 2 सीट मिल जाए, 3 सीट मिल जाए, 10 सीटें मिल जाए। इस पर हम कभी और नहीं, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मानता हूँ मैं। नहीं, सारे मुद्दे हो सकते हैं एक तरफा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कश्मीरी पंडित समुदाय क्यों नहीं बना पा रहा? इसकी क्या? मैं नहीं मानता कि हमको इसमें पूरे देश के साथ जाना पड़ेगा। हम नहीं मानते कि एक समुदाय की पार्टी हो, एक समुदाय की पार्टी नहीं, समुदाय की नहीं है। देखिए, अगर हमको मजबूर करना पड़ेगा कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को। कहाँ सुनते हैं वो हमारी बात? कहाँ सुनी? 32 सालों में पार्टी बनाने से, अपनी पार्टी बनाने से थोड़ी सुनते, फिर भी केंद्र सरकार को ये करता है। ये सारा केंद्र सरकार। मैं इस पे नहीं है। कश्मीर हमारा घर पिछले 5000 सालों से है और कश्मीर हम वापस जाएंगे क्योंकि हमारा वो घर नहीं क्या उनकी में गुजरिया। जी डॉक्टर कोल, ये थे कुछ दृश्य जो ये 2022 के कुछ अंश हैं जो हमने आज दिखाए हैं। 2023 के फलस्वरूप हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि कुछ कारणवश और आपसे मिलने का बहुत मन करता था लेकिन मिल नहीं पाया। यही था जो मैंने कहा था कि वोट बैंक पे उत्पल जी ने किस तरह से हमें उत्तर दिया और कहीं ना कहीं निराशा तो हमें लगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये उनका कहना सही था कि संभव नहीं है। डॉक्टर कोल, संगठन की कौन सा ऐसा दायित्व है जिसको पूरा करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं आपको? अर्थात जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा है, बहुत सारी ऐसे समझौते होते हैं, ऐसे विकल्प होते हैं, ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनको आगे ले जाना होता है। तो क्या कहीं कठिनाइयां तो उत्पन्न तो होती होंगी, लेकिन आप उन कठिनाइयों को किस तरह देख रहे हैं और कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे आप? दीपक जी, I just wanted to simplify it क्योंकि I'm very particular about the name, कहीं इसका कोई गलत मतलब ना निकले। देखिए, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा एक सिविल सोसाइटी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। इट इज अ थॉट, इट इज अ सिविल सोसाइटी। इसमें कोई हायरार्की नहीं है, इसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोऑर्डिनेटर्स है। कोऑर्डिनेटर्स मतलब सेवा भाव, जो कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई भी कार्यक्रम करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी है, जैसे दीपक जी आप मार्तन टीवी चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी अवेयरनेस का हिस्सा है। तो ऐसे सारे चीजों को, जैसे कल को आप कुछ समाज के किसी और दिशा में काम करना चाहेंगे, तो हमारा जो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दीपक जी आप सामने आइए
आप ही अध्यक्ष बने, जबकि आप अध्यक्ष है नहीं, आप लीड करिए, आप अपनी टीम बनाइए, जो भी आपका प्रोजेक्ट है हम सारा उसका फॉलो अप करेंगे। तो वो थोड़ा हटके है, मतलब जो भी आएगा। मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा कि हमारा कॉन्क्लेव हुआ, तो जम्मू कश्मीर विचार मंच की तो वॉलंटियर टीम बहुत बड़ी है, दैट्स गुड। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के भी जो वहां पे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने एक चैलेंज दिया कि मैं ये काम करूंगा, आई विल डू। So प्रीतोष वली जी, दीप्ति तिक्कू जी, they came forward, बिल्कुल go ahead। So इतना अच्छा, this all about trust and some support to them। वो अकेले ही तो नहीं कर पाएंगे, somebody has to take a lead। तो उन्हें लीड लिया, सबों ने सपोर्ट किया, and it culminated into a wonderful magical conference। तो यही हमारा उद्देश्य है। आपका इंटरेस्ट मंदिरों में है, आपका इंटरेस्ट लैंग्वेज में है, आपका इंटरेस्ट कुजीन पे है, आपका इंटरेस्ट थिएटर्स में है, तो यू कम फॉरवर्ड, यू डू इट, वी विल ऑल सपोर्ट इट। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। क्योंकि प्रॉब्लम है कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिस्पाइट दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, बट यू नो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स हैं, तो काफी फ्रिक्शन है। तो उसकी वजह से कि ऑर्गेनाइजेशंस की एनर्जी अलग इस पे लगती है, और जो हमारा विश्वास ऑर्गेनाइजेशंस पे है वो उस पे खड़े नहीं उतर पाते। दैट्स व्हाई वी वांटेड टू हैव अ चैनल जहां पे कार्यक्रम होते रहे। एक वो इनर्शिया ना हो, एक वो पैरालिसिस ना हो, बल्कि एक दिशा पे काम होता रहे। तभी आप एक के बाद एक देखेंगे, जैसे कश्मीर फाइल्स पे हमारे वॉलंटियर्स ने यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में किस तरह से उसको मैग्नीफाई किया, and how this whole thing came out without any high decibel noise has high decibel noise, मतलब आपस में जब हम जो noise create करते हैं उसके बगैर एक उद्देश्य, एक मिशन से काम हुआ। इसी तरह से जो हमारे जैसे जंतर मंतर पे कार्यक्रम हुआ या हमारे मीटिंग्स होती हैं, दे आर वेरी हाई क्वालिटी। जैसे इस बार हमने सोचा, देखिए गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, ऐसा उम्मीद लग रहा था कि दे हैव रिटन अस ऑफ। मुझे कोई ये नहीं हो रहा, क्योंकि जब कोई एंगेजमेंट प्रोसेस ही नहीं होती है, दैट मींस यू आर नॉट इन द प्रायोरिटी, सिंपल है ना। तो हमने भी बोला कि अच्छा, अगर हम कॉन्क्लेव करेंगे, यहाँ पे मिनिस्टर को बुलाएंगे, वो आके भाषण देंगे, सिंपैथी देंगे कि हाँ आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसका कुछ हासिल होता नहीं है। दैट्स व्हाई वी टुक ए डिवर्शन। हमने सदगुरु को बुलाया। जब we converted this opportunity into a different thing, keeping in view कि कोई सुन नहीं रहा है हमारी बात। तो इसके जो कॉन्क्लेव होते हैं, इसके बाद जो भी चीजें आई हैं सामने, चाहे वो सदगुरु जी के माध्यम से आई हो, जो उन्होंने किया है, so we have to do rigorous follow up. Now our team is following up with Isha Foundation कि जो बातें हुई हैं वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। दूसरी टीम है जो कि इस पे पॉलिटिकल फॉलो अप करेंगे, मीट करेंगे कि क्या हो रहा है, अपने जो रेजोल्यूशन पास किया है उस पे किस तरह से सपोर्ट गार्नर करें इन द पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी, ये 6 महीने तो लग जाते हैं उसको फॉलो अप करते हुए, सो दैट जो भी बातें उसमें हुई हैं वी टेक केयर ऑफ दैट, वो कोर्स करेक्शन में आ जाए, एंड नॉट दैट कि एक कॉन्क्लेव कर दिया भूल गए। इसके जो ये है उसको फॉरवर्ड लेते हुए फिर अगला कार्यक्रम क्या करना है। जैसे अगले कार्यक्रम में नाउ हमारा एम्फेसिस रहेगा कि ग्राउंड जीरो कश्मीर पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। अभी तक तो हम बाकी जगह पे करते आ रहे हैं, बट नाउ विल बी मोर फोकस्ड ऑन कश्मीर, आवर ग्राउंड जीरो, आवर मातृभूमि। अगर कॉन्क्लेव करना है, कॉन्फ्रेंस करना है, वहीं पे करना है। अगर हमको कुछ हेरिटेज स्टोर निकालना है, कश्मीर लेके जाना है। अगर हमको कुछ करना, वी विल बी नाउ फोकस्ड ऑन मोर ऑन कश्मीर। और क्या 2024 में संभावनाएं दिख सकती हैं कि ये जो कार्यक्रम जो दिल्ली में होता था अब तक, वो कश्मीर में संभावित हो अगले साल? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं, बट आई डोंट वांट टू ओवर कमिट। मैं तो, क्योंकि ये जो एक्चुअली कॉन्क्लेव था, ये हम कश्मीर में ही करना चाह रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो कॉन्क्लेव का प्लान था, ये कश्मीर में ही हम करना चाह रहे थे, मगर कुछ लोगों ने उस समय सुझाव दिया कि अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो इसकी सीधे जिम्मेदारी हम पे आएगी। तो अब हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, वी डिडंट वांट टू गो इनटू सम नेगेटिविटी, गॉड फॉरबिड अगर कुछ ये हुआ, तो इसलिए हम नहीं कर पाए ये। मगर मुझे लगता है कि फोकस 2024 में अवश्य करेंगे,
हम तो कोशिश करेंगे 2023 में भी इसका एक ट्रेलर छोटा मोटा करके कश्मीर में, मगर 2024 में हम एक फुल फ्लेज प्रोग्राम करें। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता था, 2019 में हम लोगों ने कोशिश किया था कि हम एक हेरिटेज टूर, ग्लोबल हेरिटेज टूर कश्मीर लेके जाएंगे, और उसका प्रिलिमिनरी एक रूपरेखा बन रही थी कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन यूथ जो हमारे समाज के, उनको एक्सपोज करना टू आवर रूट्स। तो एक हमने वो बड़ा प्लान बनाया था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके तुरंत बाद 3-4 महीने के बाद कोविड चालू हो गया, तो वो सारा हमारा वो डिले हो गया। मगर इसको रिवाइव करने की बहुत जरूरत है, इसको हम करेंगे। 2024 में हम अवश्य प्रयास करेंगे इसको डिलीवर करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें तो कम से कम 7-8 महीने से ही प्रयास होगा। तो अभी हम देखते हैं कि जब हमारी मीटिंग होगी अगले 2-3 महीने में, मतलब हम किस तरह से इसको करेंगे, क्योंकि एक हमारा ये भी है कि जो हम बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं, ये खाली बोलना नहीं। डॉक्टर कोल, इस बार के जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, तो जानकारी के माध्यम से जो पता चल पाया कि आपको इसके बारे में धमकियां भी मिल गई थी इस प्रोग्राम को लेकर कि आप इस प्रोग्राम को आयोजित ना करें। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, और तभी हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ 3 दिन से काफी प्रायर टू हमारा काफी तालमेल चल रहा था, और एक गारंटी दिया था कि देयर विल बी अ ह्यूज सिक्योरिटी प्रेजेंस, जो कि वहां पे था। वी शुड थैंक द पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, ऑफ लोधी रोड, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, क्योंकि वहां पे आए, हमसे मिले, उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया, एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल। अब इसी सुरक्षा को लेकर क्या आप समझते हैं कि 2024 में अगर ये कार्यक्रम कश्मीर में आयोजित होता है, तो क्या धमकियां हमें नहीं मिलेंगी? धमकियां तो अवश्य मिलेंगी, लेकिन उसके लिए हमने क्या सोच के रखा है? दीपक जी, आपको मालूम है कि हम तो पिछले जब से हम जन्मे हैं, हम तो धमकियों के, हमें तो धमकी हर दिन मिलती थी। तो द क्वेश्चन इज कि देखिए, अब वो टाइम नहीं है जो कि हम थे, एक्सपोजर नहीं था, ज्यादा मालूम नहीं था, डर डर के रहते थे। अब हमारे समाज के ही युवा पूरे विभिन्न विश्व भर में नाम कमा रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब वो जमाना नहीं है। ये जो धमकियां हैं, ये तो ठीक है, धमकियां सीरियसली लेनी चाहिए, पर मुझे विश्वास है कि जो भारत सरकार सिक्योरिटी के हवाले से वहां पे काम कर रहे हैं, उसके परिणाम आएंगे। वी कैन होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और प्रश्न हमारा, मैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा डॉक्टर कोल जी, कि मार्तन टीवी के दर्शक जानना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का दर्द उजागर कथित कश्मीर फाइल्स, जिसमें से आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, हालांकि वो पर्दे के पीछे की कहानी है, कोई विशेष कारण आप बताना चाहेंगे जिसने आपको इसके लिए प्रेरित किया? दीपक जी, मैं तो समाज का एक्टिविस्ट ही रहा हूँ कई दशकों से, कश्मीर से ही। मेरा एक सभी जो भी आपके कार्यक्रम देख रहे हैं, स्पेशली तो युवा वर्ग के लोग, जब आप समाज को मन में रखेंगे एज प्रायोरिटी, तो रास्ते मिलेंगे, एक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को आप पर्सनल गेन के लिए यूज करेंगे या उसको कम्युनिटी गेन के लिए यूज करेंगे। मैंने हमेशा कम्युनिटी गेन के लिए ही यूज किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश में मेरे एसोसिएशंस थे विद द चीफ मिनिस्टर, विद द होम मिनिस्टर, एक रिजल्ट कम्युनिटी के लिए आया। यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे थे पिछले 10 वर्षों से कि एक हमारे त्रासदी के बारे में एक पर्दे पे उतरे, क्योंकि एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो नहीं हो रही थी सफलता, मगर एक परसिवरेंस का भी है कि आप अगर कंटिन्यूअसली इस चीज को लेते हैं तो और बिल्कुल निष्काम, बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से आपके दरवाजे खुलेंगे। और वही सामने विवेक जी के साथ भेंट हुई, किस तरह से बातें हुई, ये मैं नहीं था बेसिकली। मेनी पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि दिस वाज समथिंग एल्स, क्योंकि दिस वाज द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर मार्टियर्स। मेरा खाली एक था कि मैं मैसेंजर बन गया, बाकी जो दरवाजे खुले वो हमारे सारे आशीर्वाद की, जो हमारे मार्टियर्स थे, हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज के आशीर्वाद से वो दरवाजे खुले, और ये हुआ। और आगे भी इस तरह से अगर आप
बिल्कुल सेवा भाव से कोई चीज लेना चाहेंगे, आपके लिए सारे दरवाजे खुलेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा। हालांकि कश्मीर फाइल्स ने तो एक ऐसी तस्वीर सारी संसार के सामने रखी कि मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा फिल्म जो है आज तक कोई बनी नहीं थी। वो एक सत्ता पर आधारित थी और जिसने हमारे कश्मीरी पंडित के दर्द को उजागर किया। जानना चाहूंगा डॉक्टर कोल, कश्मीरी पंडित समाज जो है वो आज भी अपने पलायन को नहीं भूला है और ना ही उस बड़ी त्रासदी को जिसमें हमें हमारा बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था। जानना चाहूंगा कि क्या ये जेनोसाइड को हम अपने दिलो दिमाग में अभी भी उतार के रखें? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जेनोसाइड हमारे दिलो और दिमाग से बाहर चला जाए? अभी भी वो त्रासदी, अभी भी वो दर्द हमारे सीने में है, कभी भूल नहीं पा रहे। हर दिन अगर आप जागोगे तो वो त्रासदी सामने आएगी। आखिर कश्मीरी पंडित क्या इतना बेचारा है कि वो अपने इस जो उसका दर्द है वो उसको भूल नहीं पा रहा? इसका मुख्य कारण क्या है? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कश्मीर हमें वापस मिले और हम वहां पर रहन पसंद करें और कहीं ना कहीं जो ये दर्द है ये अभी तक भी हमारे अंदर जो हमारे दिलों में है? इस पे आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे डॉक्टर कोल? दीपक जी, इससे पहले मैं इसका प्रश्न का उत्तर दूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि फिर से मैंने पहले भी बोला, ये हमारा समाज एक पीसफुल समाज, कोई हेट नहीं, कोई नफरत नहीं, केयरिंग एंड शेयरिंग पे भरोसा किया। तो ये जो हमारे साथ हुआ, या चाहे ये किसी समाज के साथ भी होता है, इसे भूलना नहीं चाहिए और हमको भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पात्र बन चुका है। ये हमारी सभ्यता का एक हिस्ट्री का ऐसा पन्ना है जो कि हमारे इसमें आया है, मगर उसमें कोई इसको हम बदले की भावना से यूज करें, वो चीज ठीक नहीं है। और ये एग्जाम्पल हमारे समाज ने पिछले 33 वर्षों से दिया है। मैं भी टीनेजर था, मैं भी बड़ा हो गया। हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई बिटरनेस नहीं सिखाई कि भाई देखो तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ, तुमको बदला लेना है, तुमको मारा गया, तुमको ऐसे किया गया। मगर किसी भी हमारे समाज के किसी भी बच्चे में ऐसा कोई बिटरनेस नहीं है। सो आई शुड कमेंड द पेरेंटिंग ऑफ दोज किड्स कि देखिए, इतना भी आपके साथ जेनोसाइड हुआ, आपके साथ एथनिक क्लींजिंग हुआ, मगर उन्होंने अपने बच्चों को गलत प्रीचिंग्स नहीं दी कि आपको बदला लेना है, ये गंदे लोग हैं, इनके साथ दूर रहना है, ये इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, कभी नहीं। दिस इज द इंस्पिरेशन हमारा समाज नहीं, बाकी के समाज को लेना चाहिए। ये दर्द हमारा हर एक को मालूम होना चाहिए, हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। जैसे ज्यूज ने अपना हॉलोकॉस्ट को जिंदा रखा, उसी तरह से हमको भी इस चीज को जिंदा रखना है, मगर एक बदले की भावना से नहीं। खाली ये हमारे साथ क्या हुआ, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी। देखिए, हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग तो वेरी बैड चैप्टर तो था ही था। वी आर यूज्ड टू जनरेशनल जेनोसाइड्स, ठीक है ना, मगर व्हाट कम्स आउट ऑफ इट, व्हाट इज एन इंस्पिरेशन, इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर कम्युनिटी. What comes out of it is the resilience of our community. What comes out of it is the tolerance of our community. मैं तो हर एक से बोलता हूँ, ये समाज को आप एग्जाम्पल दिया करिए। अगर इस मॉडर्न इरा ऑफ ह्यूमैनिटी और एनीथिंग इस समाज को कोट कर दिया जाना चाहिए। देखिए, हमारे चैलेंजेस बहुत से, हमको तो बैटल करना पड़ता है अपनी सरकारों के साथ में। आप देखिए, मैं कंपैरिजन के लिए रोहिंग्या का एग्जाम्पल एनालॉजी क्रिएट करना चाहता हूँ। देखिए, फुल फ्लेज रोहिंग्या के बारे में पूरे वर्ल्ड को मालूम है। इनफैक्ट यूएस इज प्लीडिंग देयर केस कि भाई इसको जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करो, मगर हमारा ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हमारे अपने ही इसको दबा के रखे थे। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अपॉन आवरसेल्व्स टू मेक इट अवेयरनेस एट अ ग्लोबल लेवल। तो वो देखिए कितने चैलेंजेस को हमको सामना करना पड़ता है इस अवेयरनेस को, क्योंकि जब एजेंसीज ही है इसको दबाने के लिए कि अगर ये बाहर निकले तो जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है, उस पर स्टेन आ जाएगा, कहीं बैकलैश ना हो जाएगा। सो देयर वर सो मेनी अदर पीपल
तो कितना हम बैटल करेंगे, और कितना हमारा समाज तो इतना छोटा है, मगर इस लेवल पे भी इसको आना, आई थिंक दिस इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। मगर आपका जो सवाल है, हमको ये त्रासदी जो हुआ है हमारे साथ, हर एक को बताना पड़ेगा, जो भी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको बताना पड़ेगा, और उससे वो सीख लेंगे, क्योंकि फॉर्चून टर्न्स लाइक अ व्हील। हम तो रातों रात सड़क पे आ गए। इट विल गिव एन इंस्पिरेशन टू अदर कम्युनिटीज। देखो इन्होंने कैसे किया, कैसे अपने पांव पे खड़े हो गए, कैसे इनको पूरा एक प्लान था खत्म करने के लिए। सो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। इट इज, चाहे वो हमारे समाज के अलग समाज है, मगर इस हमारे समाज से काफी सारे सीख मिलती है, और वो सीख वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही डॉक्टर कोल। डॉक्टर कोल, मैं एक बात जानना चाहूंगा। मैं कुछ दिन पहले किसी के साथ बात कर रहा था और मैंने कहा था यार हम तो कश्मीरी पंडित हैं और हम विस्थापित हो चुके हैं, जितने करीबन 5-6 लाख हमारी वो एक जनसंख्या थी, और उनको उसका पलायन 1990 में हुआ। तो अब क्या होगा, कैसे हम अपने आप को एक तरह से अपने आप को एक संगठित रूप में या फिर एक तरह से जनसंख्या के रूप में कश्मीर में फिर से बसाएं और एक अच्छे तादाद में वहां पर रह सकें। तो उसने कहा कि समय को बदलते देर नहीं लगती। अगर आप भूतकाल में जाएंगे कि तो कश्मीरी पंडित समाज आज 1900 शताब्दी में अर्थात में विस्थापन नहीं हुआ है। विस्थापन तो मुगलों के समय से हमारा शुरू हुआ है, और एक समय ऐसा था जब केवल कश्मीर में 200 परिवार थे। तो मैं जानना चाहूंगा क्या ये बात कितनी सही है कि 200 परिवारों ने 5 लाख की आबादी वहां पर खड़ी कर दी और उसके बाद फिर से एक पलायन हुआ जो हम सभी ने देखा और हम उसके दर्शक बने रहे। दीपक जी देखिए, स्पिरिचुअलिटी का कितना हमारे साथ ये रहा। ठीक है, हमारे साथ जुल्म भी हुआ, मगर स्पिरिचुअलिटी का भी साथ रहा। ये आप तो कह रहे हैं 200 फैमिलीज, जो एनेक्डोटल ये है कि हमारे जो प्रोजनी है 11 परिवारों से निकली, 11। सो बेसिकली ये तो मिडीवियल एंड एंशिएंट, ये तो मिडीवियल कश्मीर की हिस्ट्री। मगर प्रॉब्लम है कि मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न कश्मीर में, और वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया में, नाउ वी आर गोइंग इनटू अ रिवर्स गेम, कि हम लोग अब उसी स्थिति में आ रहे हैं जहां पे हमारी एक्सटिंक्शन हो जा रही है, वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया में। सो दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर। तभी अगर आप अपने रूट से बाहर रहते हैं और लगातार इतने डिकेड से रहते हैं, इस पे असर तो पड़ेगा। एक छोटा सा समाज इतने टुकड़ों में बटा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ अगले 4-5 साल में देखिए हमारी जनरेशन जो है, हमारी जनरेशन ये जब खत्म होगी, ये जब 7-8-10 साल, मैं कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग, बट आई थिंक सच्चाई बोलने में कोई हर्ज नहीं है, आईना दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, भले ही कोई कोसे मेरे को, मगर आपके पास 10 साल है। ये 10 साल के बाद जब ये हमारा जनरेशन जो कि 50, 60, 70 में आ रहे हैं, ये जब खत्म हो जाएगा, इसका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमारा बैकअप प्लान्स नहीं है। मगर वी विल सर्वाइव एज अ कम्युनिटी, एज अ इंडिविजुअल, वी विल सर्वाइव एज अ ग्रेट, दिस थिंग विल सर्वाइव। मगर एक सर्वाइविंग एज अ कम्युनिटी इज अ बिग चैलेंज, और मैं हर एक को बोलता हूँ एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले, चाहे वो दीपक जी आप हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, हमारे समाज के लोग, हम सबों को इस चीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा एंड ट्राई टू गेट एसोसिएटेड विद व्हाटएवर यू कैन। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस। डॉक्टर कोल बिल्कुल सही कहा आपने। इसी कारण से पिछले वर्ष मैंने एक गोशुर कादबात का प्रोग्राम आरंभ किया था मार्तन टीवी पे ही। उसके केवल 2 एपिसोड मैंने शूट किए और 2 एपिसोड को हमने ब्रॉडकास्ट किया, और कश्मीरी वार्ता उसमें हमने की। हमने कश्मीरी यूथ्स को, जो युवा हैं, उनको अपने इस प्रोग्राम में बुलाया और उनके साथ जो हमारी वार्ता हुई वो कश्मीरी भाषा में हुई। और उसमें आपको ये अंतर समझ आ जाएगा कि हमारा मतलब आज हम कश्मीरियत को बड़ा ही एक तरजीह दे रहे हैं, कश्मीरी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीरी में थोड़ा सा अभी भी हम उतने सफल नहीं हो पा रहे जितना होना चाहिए था हमें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं। अपनी संस्कृति तो ठीक है, वो हम अपने साथ रखेंगे, उसमें तो कोई हम संशय आने नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ साल पहले कानपुर गया था, तो वहां पर मैंने काफी सारे कश्मीरी पंडित देखे। विश्वास कीजिए, कश्मीरी पंडितों का जो एक संस्कृति थी वो उसके साथ बंधे हुए थे, लेकिन भाषा एक यूपी वाली भाषा थी।
उन्होंने कहा हम भी कश्मीरी पंडित हैं। तो इसी कारण से मैं गुजरात गया, फिर मैं तमिलनाडु गया, फिर मैं कर्नाटक गया, तो मैंने वहां पर कश्मीर जो गुजराती कश्मीरी पंडित देखा, तमिल कश्मीरी पंडित देखा, कन्नड़ कश्मीरी पंडित देखा, मराठी कश्मीरी पंडित देखा। तो हर तरह के कश्मीरी पंडित आज भारत के हर प्रदेश में, भारत के हर राज्य में आपको मिलेंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी भाषा को उतना सफल नहीं होने दे पा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर सुंदर जी कि भाषा को लेकर आपने कोई कदम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाया है? मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि गूगल इंडिया जो है उनके साथ वार्ता करूं, और मेरा यह प्रयास था कि एक कश्मीरी भाषा का भी उसमें उल्लेख हो, क्योंकि गूगल में हर भाषा, भारत की जो हर राज्य की भाषा है, कश्मीरी भाषा वहां पर नहीं है। तो इस पे आपके कुछ विचार? देखिए, जो आपका सवाल है, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने इस पे कोई मतलब कुछ नहीं किया एज सच, क्योंकि हमारा एम्फेसिस ज्यादा अवेयरनेस पे रहा है, अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस काफी हैं, जैसे यूएस में KOA कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन है, आई थिंक ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, जम्मू कश्मीर विचार मंच का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जम्मू में कमल पेशन जी हैं जो कि बहुत काफी रिचुअल्स पे काम करते हैं, दिलीप लंगू जी हैं जो कि काफी सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट पे हमारे रिचुअल्स पे काम कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को पूरे समाज की तरफ से काफी सपोर्ट मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा मिलना चाहिए। मगर हमारे नीड्स बहुत इनॉर्मस हैं, जैसे कि हमारा तभी हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है किसी एक पहलू पे काम करे, rather than churning the whole ocean, एक पहलू पे काम करे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पहलू पे काम करे, एक तालमेल बनाए और उसको बना के कुछ प्रायोरिटी सिलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर मार्तन टीवी का ये प्रयास कर रहे हैं आप, you can always tell, I can reach out to Utpal ji, you can reach out to anybody, you know all of them, कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। भले ही we cannot give monetary benefits here and there, let me be very honest on that, मगर जो कुछ भी है as a force multiplier होना चाहिए, and you people should get all the support। अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी ज्यादा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट हम कश्मीरी भाषा को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ला सकते हैं इस तरह से। एग्रीड। वो मैं देख लेता हूँ गूगल में कोई अगर हमारी जान पहचान हो कि दैट विल बी मोर यूजफुल टू यू, मगर इस लैंग्वेज पे आपको एक और वेरी 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 बैड, मैं तो आई विल टेल यू, अभी 3-4 महीने में पहले वन कश्मीरी मुस्लिम रीच्ड आउट टू मी थ्रू माय लिंक्डइन, ट्विटर है, थ्रू माय लिंक्डइन बेसिकली, because he wanted some help, क्योंकि आई एम ए फिजिशियन, तो उसको कुछ चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही लिखा, सो यू आर फ्रॉम कश्मीर, बोला हाँ आई एम फ्रॉम कश्मीर, could you please talk to me and guide me। तो उसका कॉल आया मेरे को, तो मैंने उसको बोला कश्मीर क्या चिकनकात करा, दिस इज अबाउट अ पर्सन who is raised in Srinagar, who is raised in who has a family there, तो मेरे को कुछ नहीं था, मैं कितने जगह के सिक्कात करा, ऐसे टूटी फूटी, दिस इज अबाउट द थिंग अबाउट कश्मीर। मतलब ये काफी द लैंग्वेज इज बेसिकली द ओनर्स ऑफ एवरीवन फॉर द रीजन, तो दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन कश्मीर। इस समस्या है, इस भाषा को लेकर समस्या है, काफी समस्या है। अगर आप कश्मीर जाएंगे तो मैं कश्मीर में करीबन कोविड काल के दौरान यहाँ पर उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इस कारण से मैं अपने परिवार को लेकर कश्मीर गया, और वहां पर जितने भी परिवार थे जो मुस्लिम समुदाय के थे, वहां से जब मिलता था तो उनके बच्चे से जब मेरी बात होती तो विश्वास कीजिए वो बात जो थे वो नॉन कश्मीरी
से मुझसे बात करते थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दर्द है। अब दर्द का क्या है कि कश्मीरी पंडित अगर कश्मीरी भाषा को लिखना चाहे और समझना चाहे तो अलिफ बे पे हम उसे स्वीकार नहीं करते, और वो अलिफ बे पे के माध्यम से ही उर्दू लिखना चाहते हैं। तो ठीक है, लेकिन एक जबकि हमारे पास पूर्वजों की दी गई लिपि है शारदा लिपि, वही एक मान्य लिपि है जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न ये होगा डॉक्टर कोल कि कश्मीरी पंडितों का दर्द आप वैश्विक स्तर पे भी उठा रहे हैं, क्या आपको इसकी संभावनाएं लग रही कि कश्मीरी पंडित समाज उसमें सफल हो पाएगा और हमें न्याय मिल पाएगा, विशेषकर जो आपने संयुक्त राष्ट्र के साथ उठाया है और मानव अधिकार संगठनों के साथ भी? देखिए, हमारा अवेयरनेस का कार्यक्रम चलेगा, ये तो चलेगा कि अभी हमारी जो नीदरलैंड की टीम है, वहाँ पे अनुपम दुरानी जी हैं, अजय चौधरी जी जर्मनी से है, यूरोपियन यूनियन की जो यूकेपीडी का यूनिट है, अभी उन्होंने बोला कि हम एक कॉन्क्लेव करेंगे जनीवा में, तो वो सोच रहे हैं किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए। दूसरी चीज है, देखिए मैं हमेशा इसी चीज पे स्ट्रेस करता हूँ कि प्रयास करने हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हमें नहीं मालूम। तो मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि भाई आप फिर 2 साल के बाद आपने तो वीडियो पे ये स्टेटमेंट दिया था, हाँ सब हो जाएगा। एक प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, फल तो मेहनत का फल मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे शर्मा जी को मारा गया अभी कुछ दिन पहले, तो हमारे ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने एक फाइल किया है रिट पिटीशन विद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेम डे। एक्चुअली जो अशोक बान जी हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उनके माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से वो फाइल हुआ। अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 हफ्ते में उसका कुछ नोटिस चली जाएंगी। ये एक प्रयास है जो कि हमारे सिस्टम में है, उसको यूज करना। हमको मालूम है कि जो हमारे हाईएस्ट कोर्ट है उनने तो हमारे दरवाजे बंद कर दिए बिकॉज दे हैव नॉट एक्सेप्टेड द पिटीशन, दे हैव नॉट अप्रूव्ड दैट। मगर अब ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है जहां पे वी वांट टू कंटेस्ट द प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ एनएचआरसी, वी वांट टू कंटेस्ट दैट द जेनोसाइड इज कंटिन्यूइंग, वी वांट टू कंटेस्ट दैट this community should be declared as a protected community। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपने जब वीडियो दिखाया था और आप उसमें परसिस्टेंटली ये बात कर रहे थे, मेरे उस समय ये एंगल से मन में था इसका जवाब दो, मगर निकल गया, बदला के लिए चलिए फिर से कनेक्ट हो गया। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक नहीं है, मगर देयर आर सर्टेन गारंटीज एज अ माइनॉरिटीज, जो आपकी गारंटीज है, जो कि बाकियों को माइनॉरिटीज मिल रहा है। एक है एम्पावरमेंट। हमको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, हमको एम्पावरमेंट है। वी आर एंटाइटल्ड फॉर सर्टेन नंबर्स ऑफ सीट्स इन द गवर्नेंस। एंड आई नो सब कुछ लोग इस पे क्या एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए हम लोग क्या बिक जाएंगे, हम 2 MLC के लिए बिक जाएंगे। बट लिविंग दैट असाइड, एक एम्पावरमेंट जरूरी होता है, बिकॉज देन यू हैव अ से। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे, वी हैव अ से, और उस चीज पे हेल्प मिलेगा। सो आवर फोकस इज मोर ऑन दैट पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट विच वी विल यूज इन द एरिया ऑफ वन प्लेस सेटलमेंट। उसका हमने एक बनाया है एक मॉडल। सो दैट इज वेयर वी आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। नाउ कमिंग बैक टू योर की अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये तो ये है एनएचआरसी में पिटीशन फाइल किया। इसी तरह से गिवन वी मे हैव टू टेक आवर बैटल इन द वैली, द ग्राउंड जीरो। वहां पे जो प्लेयर्स हैं, हाउ डू वी सिक्योर सपोर्ट फॉर आवर रेजोल्यूशन, वहां पे हमको अब काम करना पड़ेगा। एंड एट ग्लोबल लेवल जो भी हमारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तालमेल है, जो भी वो तो कंटिन्यूअस रहेगा। और आगे भी जो कॉन्क्लेव्स हैं कहीं पे इंटरनेशनल लेवल पे होंगे टू कोइंसाइड इट विद, जहाँ पे हम एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज को बुलाएंगे, वो तो प्रयास रहेगा। सो ये है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, दे विल लीव नो स्पेस, दे विल लीव नथिंग, दे विल डू व्हाट इट नीड्स टू बी डन। वो काम करेंगे। वेरी पनिकल
पक्ष एज एन एफर्ट वी कैन, बट इसके अलावा आई डोंट थिंक वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. बट यस, अगर एफर्ट राइटफुल है उसके फ्रूट्स भी मिलेंगे. दैट इज द कॉन्फिडेंस आई हैव. जी डॉक्टर चंद्रकौल, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके, और आपने बहुत सारे ऐसे बिंदु हमारे सामने रखे जो शायद इससे पहले हमको सुनने को नहीं मिले, और किस तरह से आपने एक एक्सोडस शब्द को हटा के जेनोसाइड शब्द का प्रयोग करना हमें सिखाया. उस पे कितना आपने अपना प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो शब्द को ले गए, और कश्मीरी पंडितों की जो त्रासदी है उसको जेनोसाइड के नाम से सारे विश्व में आप एक तरह से उसे फैला रहे हैं, उसको एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं ताकि कश्मीरी पंडित समाज किसी और त्रासदी से ना गुजरे. हम आशा करते हैं कि जितने भी संसार में जितने भी समाज हैं, छोटे बड़े, उन्हें कहीं ऐसी जेनोसाइड की त्रासदी से दुश्वार ना होना पड़े जैसे कि कश्मीरी पंडित समाज को हुआ है. डॉक्टर कौल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्तन टीवी पे आने के लिए. लेकिन अंतिम मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, ये वैसे प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक अगर आप संदेश देना चाहें कश्मीरी युवाओं के लिए, वो कश्मीरी युवा जो कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी सिख भी है, कश्मीरी मुस्लिम भी है. मैं जो बात बुवानी कशर पट वनियो हमारा मैसेज इजन कशीरस यस तपू भूमि it was कश्यप ने, मतलब it was a शूज जायस. यह सारी सामाजिक लोग, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सारी पकान बढ़ान तो कंट्रीब्यूट कर. एस्पेशली यम जन मुसलमान तिमन गसी सोचुन कि अलग तिमन निश कहीं अस मन कुन खून. तिहिंद एंसेस्टर्स ते सनी एंसेस्टर्स. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. डीएनए तो सोनी डीएनए. सो इट इज नॉट इवन हिंदू मुस्लिम व्हेन सर्कमस्टेंसेस मन क्या गए क्या गाव न ये जन बुचुस खरी तिमन ये यसान वनुन ये जन तिहिंद फोर फादर्स सिद गाव तिमन सिद गाव कत्ल गारत तवे गई सिचुएशन चेंज. मगर तो सुई कत्ल गारत एक्सपेक्ट करा युसन तोय तुन फोर फादर पर गाव. दैट इज नॉट राइट. बुचुस वनान यम सेक्शन छु तुहंदि समाजस मज युसन ये द्रामुत छु कि वल यम सोन खत्म करित तम से छु तुह नाव ते बदनाम गसन. तोय छु न तम मज अलग नेरान किहिन योतान तोय तमिच आवाज तुदिव. मैं खुशी कि दैट कैफी यूथ छु समाज में कशीर मज आवाज तुलान, मगर तो वारिया काम तो योतान तोय आत्मस गस्यो तो ते हेकव ने आत्मस नेवर नियर कैस कि ये मॉन्स्टर छु ये करव तोय ते खरा यू हैव यू मोचो तोय ते डैमेज को मगर यू विल हैव टू थिंक. मैं जो बासा अपने समाज के लिए जो मेरा है, आई थिंक फॉर माय यूथ आई विल टेल देम गेट एसोसिएटेड. इट इज अ कम्युनिटी दैट यू विल फील प्राउड. यू विल फील प्राउड ऑफ योर एंसेस्ट्री. जो हमारा समाज है, perhaps it is one of the US lawmakers. I can quote Raja Krishnamurthy is the congressman. He has वो Capitol Hill में आए थे and he has used that Kashmiri Pandit community is the most influential and well-read, knowledgeable community amongst the Indian Americans here. And not only that, Senator Warner, Andy Brad, they are getting to know about the tenets of this community, the resilience of this community. You should be very, very proud of your ancestry. Magar one request is there, please get associated with the community. Magar we need to have become more visionary. We need to become. आप लोग तो मेहनत करते हो हर एक अपने सोशल सर्कल में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में, थोड़ा बहुत समाज के सर्कल में आप जो करना चाहते हो उससे भी जुड़िए. That will be a very plus point. This is the message that I can send it to your audience through your platform.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी, आपने अपना बहुमूल्य समय मार्तंड टीवी को दिया। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर और बात करेंगे कश्मीरी पंडित समुदाय की उस सोच को जिसे आगे बढ़ाना होगा। और मैं आशा करता हूं कि आज की इस वार्ता से हम कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समाज को एक विश्व स्तर पर एक अच्छा नाम देंगे। और जो हमारा प्रयास है कि गूगल के माध्यम से अगर हम गूगल ट्रांसलेटर में अपनी कश्मीरी भाषा का उल्लेख करवा सकें तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम में आए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।